सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। यह है फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4। पिछला लेक्चर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, उसमें वॉइस क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा मेरी वजह से। लेकिन उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आई थिंक वो देखा ही नहीं वॉइस इशू की वजह से। बट इट्स ऑल राइट। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके एक एक डाउट को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। पूरा आपको अच्छे से ही गेट CSIR लेवल पे ही ये जो केल्विन साइकिल है वो पढ़ाया जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा डायग्राम से अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो हमारा फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4 है, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शंस। क्योंकि लाइट रिएक्शंस को हमने पढ़ लिया था और अब बारी आती है डार्क रिएक्शंस की। डार्क रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं केल्विन साइकिल के बारे में, ठीक है। अब केल्विन साइकिल जो है, देखिए केल्विन साइकिल को और क्या कहा जाता है। दिस इज ये जो पूरा तुमको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, ये है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को और क्या कहा जाता है, C3 साइकिल। उसके अलावा कुछ कहा जाता है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, कार्बन असिमिलेशन साइकिल। कितने सारे नाम बता दिए मैंने, चलो फिर से बोलो कौन कौन से नाम बताएं। केल्विन साइकिल और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, और उसके अलावा कार्बन असिमिलेशन साइकिल भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो केल्विन ने इलिसिडेट किया था इस साइकिल को, जिसके लिए उन्हें 1961 में प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। ये जो देखिए जो हमारे पास डार्क रिएक्शंस हैं, डार्क रिएक्शन एग्जैक्टली ओके बिना लाइट के हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो लाइट की रिएक्शंस की वजह से प्रोडक्ट बने हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। 3 मेजर स्टेप्स रहते हैं केल्विन साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। तो मेन 3 स्टेप कौन से हो गए, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला स्टेप जो कि है कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, नाम बता रहा है कि कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। क्या बता रहा है नाम, कि कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है एक 5 कार्बन कंपाउंड में, जो है राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और इसके हमने कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले लिए, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इन 3 मॉलिक्यूल्स में किसको फिक्स किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाएंगी। देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनने से पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट करने का काम होता है रुबिस्को का, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का। इसमें कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी भी होती है और ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी भी होती है। याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा या फिर ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। देखिए अगर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यूजुअली जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, तो एट दैट टाइम रुबिस्को जो है वो क्या काम करेगा, ऑक्सीजनेज का काम करेगा, कार्बोक्सिलेज का काम नहीं करेगा। और रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। कौन सी है, रुबिस्को। जानते हैं आप, रुबिस्को जो है इसमें आपको पूरी 8 सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं। कितनी, 8 नहीं, आपको 8 बड़ी देखने को मिलती हैं सब यूनिट्स और 8
छोटी सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं। ये कैल्विन साइकिल का, ये रुबिस्को जो है कैल्विन साइकिल का पेस मेकर एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, और जो लार्ज सब यूनिट होती हैं रुबिस्को की, वो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम ही एनकोड करता है, लेकिन जो स्मॉलर सब यूनिट है रुबिस्को की, वो न्यूक्लियस का जीनोम एनकोड करता है। याद रखेंगे, रुबिस्को में 8 लार्ज सब यूनिट है, 8 स्मॉल सब यूनिट है। 8 जो लार्ज सब यूनिट है वो एनकोड की जाती हैं क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम्स के द्वारा, और 8 स्मॉल सब यूनिट्स जो हैं वो एनकोड की जाती हैं न्यूक्लियस के जीनोम के द्वारा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि ये जो है बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, और इसकी एक्टिविटी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आयन और प्रॉपर पीएच का होना जरूरी होता है। रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए जो पीएच चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली पीएच 8। रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए पीएच कितना चाहिए होता है? 8 चाहिए होता है। ठीक है, रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए भाई? पीएच 8 चाहिए होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर हम और मैग्नीशियम आयन भी जरूरी है, ये भी हमने जान लिया। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या कहा हमने कि 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करेगा रुबिस्को। फिर पहले तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम यूजुअली होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो डी अराबिनिटोल 1,5 बिसफॉस्फेट, बट अनस्टेबल है वो। ठीक है, इमीडिएटली वो स्प्लिट हो जाता है। 5 कार्बन है, देखिए 5 कार्बन है, एक और कार्बन डाइऑक्साइड, एक और कार्बन ऐड हो जाएगा तो कितने का कंपाउंड बना होगा? वो 6 कार्बन का कंपाउंड बना होगा। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का कंपाउंड बना होगा, लेकिन वो इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन रहता है, और वो 6 कार्बन का कंपाउंड इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मतलब हम समझ गए, एक राइबोलोज के लिए उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर डालेंगे तो एक हमारे पास 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना। उस 6 कार्बन के अनस्टेबल प्रोडक्ट के टूटने के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 1,5 बिसफॉस्फेट के हमने कितने कार्बन लिए हैं? तो कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल हमने टोटल लिए हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितने फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं? एक के लिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 जो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे हैं, एक RUBP के लिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे हैं। हम समझ गए 3 RUBP के लिए 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉर 3 RUBP there will be the formation of 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, क्योंकि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ होगा तो 6 कार्बन कंपाउंड बना होगा जो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। 3 के लिए 6 मिल गए हमको। ठीक है, 3 कितने कार्बन का होगा? ये 3 कार्बन का होगा। कितने का होगा? 3 कार्बन का होगा टोटल। लेकिन टोटल हमारे पास हैं कितने? 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हैं, और हर एक कितने का है? 3 कार्बन का है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ 18 कार्बन होती है। ओवरऑल यहाँ कितनी होगी हमारे पास? 18 कार्बन। ठीक है, चलिए इतना हम समझ गए। उसके बाद क्या होता है? 3, ये हो गया कार्बोक्सिलेशन का स्टेप यहाँ पे। फिर होता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें एक उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, अब टोटल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। ठीक है, टोटल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने हैं? 6 हैं। तो 6 ATP यहाँ पे यूज किए जाएंगे और 6 ADP यहाँ रिलीज हो जाएंगे। तो 6 ATP को यूज किया गया। ठीक है,
फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब क्या बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फेट पहले से था, एक और फॉस्फेट ऐड किया गया है तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया हमारे पास। अब इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का होता है रिडक्शन। क्या होता है इसका रिडक्शन। रिडक्शन कौन करवाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करवाएगा। यहां पे ये एटीपी से फॉस्फेट किसने, फॉस्फोराइलेशन किसने करवाया? ये करवाया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम ने। आगे रिडक्शन कौन करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें NADPH का यूज होगा और उसको NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये NADP जो है इलेक्ट्रॉन देगा इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे 6 PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है आपको? देखिए, क्योंकि हम 6 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं इसलिए 6 यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक, समझ आ गए? टोटल कार्बन्स यहाँ कितनी है 18, 6 मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ भी कितनी रही 18। ओके, यहाँ अब आफ्टर रिडक्शन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, GAP। ओके, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3PGL भी कई बार आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? GAP, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो देखिए यहां से यह आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से लेके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक जो बनना हुआ पूरा, उसको हमने क्या बोल दिया? रिडक्शन बोल दिया उसको हमने। क्या बोल दिया उसको हमने? रिडक्शन बोल दिया। क्लियर है? यहां तक हो गई रिडक्शन। रिडक्शन में NADPH का यूज हो गया और यहाँ पे आपका ATP का यूज भी हो गया। क्लियर है? अब यहां हमारे पास टोटल कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है? 6 है। और टोटल कार्बन कितने रहेंगे इनमें? ये भी 3 कार्बन का है, तो टोटल 18 कार्बन है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पे 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एग्जिट कर जाएगा। अब ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट एग्जिट किया मतलब 3 कार्बन निकल गए। टोटल कार्बन यहां पे कितने बचे होंगे बताइए? 15। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने बचे होंगे? 5। क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है अगर ये स्ट्रोमा में जाएगा तो इसका स्टार्च बनेगा। ओके, अगर साइटोसोल में जाएगा तो सुक्रोज बनेगा। तो स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसमें बनेगा स्टार्च। और अगर कहाँ जाएगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बताइए जल्दी से? अगर साइटोसोल में जाएगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। ओके, चलिए इतना आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बच चुका है वो 5 हैं। ठीक है, 5 हैं। तो ये 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करेंगे? ये आपका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज के थ्रू इनका आइसोमरिज्म हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, सारे के सारे इमेज तो आपको दिखा रही है कि सारा आइसोमरिज्म हो गया है और 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हैं वो 5 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होते हैं और 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं। ध्यान से सुन लिया क्या कहा मैंने? 2 यहाँ पे आपके पास टोटल 5 हैं, तो इनमें से 2 आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होते हैं और 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिनका यूज देखिए, एक का यूज यहाँ पे होगा, एक
दूसरे का यूज यहाँ जैसे हो गया 2 और तीसरे का यूज यहाँ पे हो रहा है 3। तो ये हो गए 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 2 बताए मैंने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो एक तो यहीं पे यूज हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे यूज हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? तो टोटल 5 हैं, 15 कार्बन्स हैं, लेकिन 5 यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, सारे के सारे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हैं, लेकिन 3 होते हैं आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 2 होते हैं आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 में से आप एक एक पिक कर लीजिए। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पिक कर लीजिए और एक पिक कर लीजिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 2 में से एक को यहां यूज कर लिया, मतलब एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बच गया। 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में से एक को यूज कर लिया, मतलब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट अभी बच गए। तो चलिए उनको बचा रहने देते हैं, आगे बात करते हैं एक एक पे। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इन पे एक्ट करेगा एंजाइम एल्डोलेज। अब 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें है, बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का होगा, क्योंकि 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 3 कार्बन उसमें है, 3 DHAP में है, तो आपको 6 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इतना हो गया। एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है आपका वो यूज हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, दोनों को मिलके बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। हाँ जी, बन गया। लेकिन अब यहां पे फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम काम करेगा और इसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। तो आपके पास बच गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो क्या बचा आपके पास? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ध्यान से सुन लिया मेरी बात को, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, डैम श्योर। ठीक है, यहां पे हो गया। अब दूसरा अब 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, एक को यहां पे यूज कर लिया, एक को यहां पे यूज किया जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसके साथ दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब काम करेगा मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ध्यान से सुनिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ आपका दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो मिल चुका है, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो टोटल यहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास है 6 कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास है 3 कार्बन। 6 + 3 कितना हो गया? 9 कार्बन हो गया। तो मतलब अब आगे जो बंटवारा होगा वो 9 कार्बन्स का होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन 9 कार्बन्स का होगा। तो अब इन 9 कार्बन्स में से एक बन जाता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो 4 कार्बन का है। तो 4 में से कितने कार्बन बच गया? 5 कार्बन बच गए। टोटल 9 कार्बन्स हमारे पास बने थे, हमारे पास बच गए हैं 5 कार्बन अब। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा? एक तो आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन गया, दूसरा आपके पास बन जाएगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो यहां पे क्या हो गया आपका? यहां तक एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट हैं वो यूज हो चुके हैं। अब आपके पास एक ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, एक ही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बचा था वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ मिलके, अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हो गया कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कितने कार्बन का? बताइए, 3 कार्बन का। इन पे एंजाइम काम कर रहा है एल्डोलेज। 3 और 4 कितने हो गए? 7।
तो क्या बना, सेडोहैप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब अगेन जैसे यहां बना था एल्डोलेज के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और उसके बाद फॉस्फेटेज ने काम किया था, सिमिलरली यहां पे भी सेडोहैप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट बना है। अब काम करेगा फॉस्फेटेज। कौन काम करेगा? अब फॉस्फेटेज काम करेगा। ये बेटा यहाँ पे रीजनरेशन चल पड़ा है, रिडक्शन हम कर चुके हैं, अब है रीजनरेशन का काम। ठीक है, तो अब फॉस्फेटेज ने एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, आपके पास बचा सेडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब सेडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट तो बचा, इसके अलावा हमारे पास बचा था एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगेन ट्रांसकीटोलेज की ही प्रेजेंस में सेडोहैप्टुलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हैं अपना काम करेंगे, तो टोटल कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा? 10 का बनेगा। कितने का बनेगा? 10 का। अब 10 का बंटवारा होना है, 3 कार्बन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास, 7 कार्बन है सेडोहैप्टुलोज 7 फॉस्फेट के पास, तो इनको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने के लिए क्या किया जाएगा? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अपना काम करेगा। देखिए, एक 5 कार्बन का बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट और एक 5 कार्बन का बनेगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। टोटल ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट कितने हो गए? एक यहां से बना, एक दूसरा यहां से बना, 2। तो टोटल ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट हमारे पास है 2 और राइबोज फॉस्फेट कितने हैं हमारे पास? 1। ठीक है, ये 10 का बंटवारा हो गया, 5 इधर 5 इधर, 10 कंप्लीट। तो टोटल ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट यूज हो गए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी अब यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 कार्बन है मिला के। अब देखिए कैसे, 10 यहाँ पे 10 मतलब 2 कंपाउंड है ना ये 5-5 के, एक यहाँ से बना था, दूसरा यहाँ से बन गया। ठीक, अब ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो हैं वो राइबोलोज फॉस्फेट एपीमरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो 2 ज़ाइलुलोज कन्वर्ट होंगे 2 राइबोलोज फॉस्फेट में। वहीं राइबोज 5 फॉस्फेट पे काम करेगा राइबोलोज फॉस्फेट आइसोमरेज और कन्वर्ट हो जाएगा ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो 2 यहां से कन्वर्जन हुआ, एक यहां से कन्वर्जन हुआ, टोटल कितना कन्वर्जन हो गया? 3। अब 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और एंजाइम काम करेगा राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट काइनेज। कौन काम करेगा? राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट काइनेज काम करेगा। ठीक है, आपके पास तो यहाँ पे आपके पास जो है कंप्लीट रीजनरेशन आपको मिल जाता है। मिलता है या नहीं मिलता है? जल्दी से बताइए, कंप्लीट रीजनरेशन जो है आपको मिला या नहीं मिला? यहाँ पे राइबोज ठीक है, राइबुलोज होता है मेनली। कौन होता है? राइबुलोज होता है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट रीजनरेशन जो है वो मिल जाता है। कंप्लीट, ओके, कंप्लीट राइबोज नहीं, मेनली राइबुलोज का रहता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया रीजनरेशन। लेकिन रीजनरेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? रीजनरेशन में ज़रूरत पड़ती है एटीपी की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और 3 के लिए 3 एटीपी यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो टोटल एटीपी कितने यूज़ हुए बताइए? 6। 3 के लिए, 3 देखिए 3 के लिए यूज हुआ, 3 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के लिए। यहाँ राइबोज नहीं होता है, राइबुलोज होता है। ठीक है, इट्स राइबुलोज। तो 3 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के लिए, आरयूबीपी के लिए 6 एटीपी यहाँ यूज हुए, 3 एटीपी यहाँ यूज हुए, टोटल 9 एटीपी यूज हुए। ठीक है, और एनएडीपीएच कितने यूज हुए? 6 यूज हुए। ठीक, अब 3 नहीं 6 टाइम साइकिल जो है मूव करती है। अगर हम एक ही राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट यहाँ कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो है 6 बार ये साइकिल घूमेगी। ठीक, तो 3 हमने पहले ले लिए, ये समझ लो 3 फिर से आए, तो टोटल एटीपी कितने यूज होंगे एक साइकिल में? 3 राइबुलोज की एक साइकिल में 9 एटीपी यूज हो रहे हैं, तो 2 साइकिल्स में कितने यूज होंगे?
3 राइबुलोज की, ध्यान रखिए, 18 ATP एंड 12 NADPH यूज होंगे। 18 ATP एंड 12 NADPH यूज होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। कितने? 18 ATP और 12 NADPH यूज होते हैं। तो अब यहां आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके पास 3 राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के लिए और 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए 9 ATP लगे हैं, तो बताइए एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए कितने ATP लगेंगे? 3 के लिए 9 है, तो एक के लिए कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका जवाब देना है। अब ये रहा आपका जो पाथ फाइंडर पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप इस डायग्राम को जैसे मैंने जो जो स्टेप्स बताए हैं आपको देखिए वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, डेफिनेटली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल को कंसीडर किया गया है, यहाँ एंजाइम्स नहीं बताए गए हैं आपको। 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रुबिस्को काम करेगा? रुबिस्को के काम करने के बाद पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट में एकदम से वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, एकदम से स्प्लिट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना। एक अनस्टेबल प्रोडक्ट के लिए जो 6 कार्बन का है उसके लिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। हमने टोटल कितने बोला? 3 बोला, तो टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो 6 का कन्वर्जन देखिए किसमें हो गया? फॉस्फोराइलेशन हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, तो 6 ATP को यूज किया गया है यहाँ पे। फिर रिडक्शन हो रहा है इसका, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ पे 6 NADPH यूज हो रहे हैं, 6 फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक ये पूरा रिडक्शन वाला जो है वो काम कर गया अपना, ठीक है। फिर हमने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जो है वो बाहर निकाला गया है एक को, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि कई बार क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 आइसोमराइज हो जाता है ना, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, जो कि फिर किसमें यूज हो जाएगा? आपकी सुक्रोज और स्टार्च की सिंथेसिस में। फिर आपके पास कितने बच जाते हैं? ये पूरे 6 थे, कितने बच गए? अब 5 बच गए हैं। 5 में से 2 क्या है? DHAP, एक DHAP, दूसरा DHAP यूज हो रहा है। और आपके पास कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है? 5 में से एक ये है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस मैंने आपको कहा था कि 5 में से आप एक एक DHAP ले लीजिए, एक एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ले लीजिए, 3 के हैं, 6 मिलके क्या बना देंगे? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज की प्रेजेंस में। फिर कौन काम करेगा? फॉस्फेटेज काम करेगा, क्या बना देगा? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना देगा। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम अपना काम करेगा। अब ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, टोटल कार्बन्स कितने हो गए? यहाँ पे 9 कार्बन्स हो गई। तो एक बन गया 4 कार्बन का एरिथ्रोज, दूसरा बन गया 5 कार्बन का जाइलुलोज, 5 4 9 कार्बन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गया। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का काम खत्म, एरिथ्रोज के साथ मिला, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना दिया? 7, 4 यहाँ से कार्बन, 3 यहाँ से कार्बन, सिडोहैप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट बना दिया। उसके बाद इस पे कौन काम करेगा? सिडोहैप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सिडोहैप्टुलोज 7-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे फिर से क्या आएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो लास्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बचा है वो यहाँ पे एंट्री लेगा। अब 10 कार्बन्स बनेंगे, 10 कार्बन्स को देखिए बांट दीजिए, राइबोज 1,5-फॉस्फेट और दूसरा जाइलुलोज 1,5-फॉस्फेट, एक जाइलुलोज
जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये रहा, दूसरा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये रहा। तो देखिए ये कन्वर्जन हो जाएगा आपका, ये कन्वर्जन हो गया राइबोज में, यहाँ से राइबोज 5 फॉस्फेट का हो गया राइबोज 1,5 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ पे एपीमरेज आइसोमरेज एंजाइम काम करता है और यहाँ से एपीमरेज एंजाइम काम करेगा। फाइनली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं अब राइबोज 5 आपका 1,5 बिस फॉस्फेट के 5 राइबोज 5 फॉस्फेट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे एटीपी यूज होगा और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्लियर, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जनरेट हो जाएगा, 3 एटीपी, एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी जो है वो यूज होगा। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपके पास 9 एटीपी यूज हो रहे हैं, 6 NADPH यूज हो रहे हैं। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे पता भी नहीं है कि आपको डाउट है कि नहीं है, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा केल्विन साइकिल क्लियर हो गया है और आपको कोई भी गड़बड़ जो है आप नहीं करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि कितने एटीपी जो हैं कहाँ यूज़ हुए, कितने NADPH जो हैं वो कहाँ यूज़ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। पढ़ लीजिएगा, पहले ही आपको पढ़ाया जाएगा आगे जो आपका जो आपका फोटो रेस्पिरेशन आता है, C4 साइकिल आता है और कैम्प साइकिल आते हैं, और इसके साथ ही हम फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद।